हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी के बारे में और बहुत सारी इसमें से हमने पढ़ लिया है गांधी जी के बारे में। जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया गांधी जी का अफ्रीका में क्या क्या था। फिर एंग्लो ओवर युद्ध हुआ था जो 1898 में हुआ था। 1902 में भारत आए थे वापस। फिर दक्षिण अफ्रीका की उपलब्धियाँ पढ़ लिया हमने। गांधी जी के अभ्यास विचारों का पढ़ लिया है। नील की खेती से रिलेटेड पढ़ लिया है। गांधी जी का उदारवादी विचार पढ़ लिया है। और 1600 से लेके 1813 तक के जो भी हैपेंड हुए वो सब कर लिए हैं। तीनकठिया सिस्टम भी कवर हो चुका है, राजकुमार शुक्ल। और जो कि लखनऊ पैक्ट था वो भी कर लिया है, सत्याग्रह से रिलेटेड कर लिया है। ये सब सहयोगी हो गया है। अहमदाबाद मिल मजदूर भी हो गया है। खेड़ा सत्याग्रह भी हो गया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट। तो इसको गांधी जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ेंगे। तो आज तीसरा पार्ट है, चौथा पांचवा भी बनेगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट जो सेडिशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, सेडिशन एक्ट, इसको बोलते हैं अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटी एक्ट 1919। हम जानते हैं कि 1914 से लेके 1918 तक भारत में ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कानून लगाया था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नियंत्रण करना चाहा, जो कि 18 मार्च 1919 को, ये डेट याद रखना है, 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। कारण क्या था इस सब करने का? ये रिवोल्यूशनरी एक्ट जो कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जा रहा है, क्यों था? क्योंकि 1905 से लेकर 1914 तक भारत में क्रांतिकारी की गतिविधियां बढ़ी और 1914 से 1918 तक आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1916 में होम रूल आंदोलन हो गया। पहले तिलक जी ने स्टार्ट कर दिया, फिर एनी बेसेंट ने स्टार्ट कर दिया। तिलक जी अप्रैल में स्टार्ट किए थे, एनी बेसेंट सितंबर में स्टार्ट किए थे। और 1916 का लखनऊ समझौता भी होगा इसी बीच में। 10 सितंबर 1917 को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी का गठन किया गया। जांच समिति का आदेश क्या आया उसको देख लेते हैं। तो जांच समिति का आदेश आया, देश के अंदर बढ़ रही क्रांतिकारी षड्यंत्र की जड़ों को पता लगाना, एक ऐसा कानून बनाना जिससे देश के अंदर बढ़ रहे क्रांतिकारी घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। ये अंग्रेजों की चाह थी। रॉलेट कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट थे जो कि अध्यक्ष के रूप में थे। सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पर सिडनी रॉलेट। लंदन के हाई कोर्ट के जज थे। और बेसिल काउंट जो अदर मेंबर थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। कुमार स्वामी शास्त्री थे, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस थे। और प्रताप चंद्र मिश्र कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। बर्ने लारवेट यूपी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सदस्य थे। तो ये सब लोग मतलब सारे वकील थे, बड़े बड़े जज थे। ये लोग कमेटी बनाए और रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो इसमें सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट चला। आगे देखते हैं। यह कमीशन 10 अप्रैल 18 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 10 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। देन भारत रक्षा कानून की जगह एक नए कानून की आवश्यकता हुई। भारत रक्षा जो कानून चल रहा था उसकी जगह एक नए कानून की आवश्यकता के लिए बोला रिपोर्ट में। फौजदारी कानून को परिवर्तन कर दिया जाए। फौजदारी जो कि नॉन सिविलियन होता है, नॉन सिविल, जैसे फौजदारी मतलब क्राइम से रिलेटेड होता है। देश के अंदर कुछ वर्षों में क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ी हैं। अकेले सिर्फ बंगाल में 1200 घटनाएं हुई। 18 मार्च 1919 को यह बिल कानून में बदल गया। प्रावधान क्या क्या हुआ इसके अंतर्गत? तो प्रावधान में देखें तो एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। 1919 की बात हो रही है। इसमें उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश थे। यह न्यायालय एक ऐसे कानून
को भी मान्य कर सकता है जो विधि संगत नहीं है, मतलब पावरफुल हो गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार रद्द कर दिया गया। सोचिए जो हैबियस कॉर्पस है, जो कि हमारे बाबा साहब ने इसको मौलिक अधिकारों का रक्षा करने के लिए बोला था ना, आर्टिकल 32 में है, जो कि रिट जारी करता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में करता है? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। हाई कोर्ट रिट के मामले में पावरफुल होता है और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये सिर्फ 5 रिट जारी करता है और ये 5 से ज़्यादा रिट जारी करता है हाई कोर्ट। प्रांतीय सरकार का बिना वारंट, बिना तलाशी के शक यानी शक के आधार पर, कोई शक के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार है। राजद्रोहात्मक कार्य में शंका पर गिरफ्तारी एवं व्यक्ति को अपना पक्ष अदालत में रखने के लिए वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए तो इसके विरोध में गांधी जी बोलते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून है, जबकि जिन्ना बोलते हैं काला कानून। गुप्त अदालत में फैसला कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। गुप्त अदालत में अगर फैसला की बात है 2 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। ज़बरदस्ती कानून बनाए जा रहे हैं। तो जिन्ना ने बोला बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून है, ये गांधी जी का कथन है, और जिन्ना बोला काला कानून है। लोगों ने इस कानून का विरोध किया, देश भर में विरोध हुआ। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मजहरूल हक, ये तीनों केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए इसी कानून की वजह से। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना मजहरूल हक 1919 में, यानी कि ये लोग केंद्रीय विधानसभा के परिषद में सदस्य थे। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सत्याग्रह का गठन कर दिया है। साबरमती आश्रम से गांधी जी जब ये बात सत्याग्रह का गठन करना शुरू किया, होम रूल लीग के युवा सदस्यों ने संपर्क किया, मतलब होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क किया गांधी जी ने, क्योंकि जानते हैं आप 16 में होम रूल स्टार्ट हुआ है और 17 आते आते लगभग छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि लीडर गिरफ्तार हो गए, जेल भेज दिए गए, इधर उधर चले गए, तो होम रूल बिखर सा गया था। देन 1919 में गांधी जी ने इन सबको इकट्ठा किया। होम रूल के जितने भी युवा सदस्य थे उनको गांधी जी ने इकट्ठा किया। 6 अप्रैल राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया गया। 6 अप्रैल 1919 की बात हो रही है। 7 अप्रैल साबरमती से सत्याग्रह पत्रिका का संचालन किया गया। सत्याग्रह पत्रिका का संचालन किया गया। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने वाले बंगाल और पंजाब में, यानी सबसे ज़्यादा विरोध बंगाल और पंजाब में हुआ। और 9 अप्रैल पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो जाती है 9 अप्रैल को। 10 अप्रैल को गांधी जी निकलते रवाना होते हैं। पंजाब जाने के क्रम में हरियाणा के पलवल स्टेशन पे, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गांधी जी को कहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो हरियाणा के पलवल स्टेशन पर गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 10 अप्रैल उत्साहित भीड़ और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें मार्सेला सेखुड़ की मृत्यु हो गई, अंग्रेज अधिकारी था। देन आगे क्या हुआ, 11 अप्रैल को जनरल ओ डायर ने पंजाब में मार्शल कानून लगा दिया। ये मेन जनरल ओ डायर था। और पंजाब की विधि व्यवस्था रेजिनाल्ड ओ डायर, ये भी रेजिनाल्ड डायर है या रेजिनाल्ड, तो रेजिनाल्ड को इसने नियुक्त किया, इसके हाथ में सौंप दिया यहाँ का। पंजाब की विधि व्यवस्था रेजिनाल्ड डायर के हाथ में सौंप दिया। कौन? जनरल ओ डायर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें पंजाबियों का फेस्टिवल आता है बैसाखी। बैसाखी के दिन पंजाब के कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई। हंसराज नामक एक व्यक्ति ने तो 13 अप्रैल को सभा बुलाई थी। बैसाखी के दिन में पंजाब के कुछ लोगों ने जलियांवाला बाग में सभा बुलाई। हंसराज नामक एक व्यक्ति
ने इस सभा की मुखबरी जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो कि तत्काल पंजाब का जनरल था, से कर दी। मुखबरी कौन किया? ये हंसराज नामक व्यक्ति, जो कि गद्दार निकला ना, षड्यंत्रकारी हो गया। मुखबरी कर दी। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने इस सभा के बुलाए जाने सरकार के आदेश का अवमानना समझा, कि सरकार ने जो भी वहाँ पे कानून लगाया था उसका अवमानना। 144 धारा लग गई थी वहाँ पे, तथा 90 सैनिकों के साथ सभा को घेर लिया और 1650 राउंड गोलियां चलाई। कौन चलवाया? रेजिनाल्ड और डायर। इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय इस बात के लिए बोलते हैं कि यह वर्ष सुधारों के लिए नहीं बल्कि हत्याकांड के लिए जाना जाएगा, याद किया जाएगा। लाला लाजपत राय बोलते हैं। वैलेंटाइंस डे बोलते हैं काला दिन। जलियांवाला बाग का जो दिन है बैसाखी का दिन, वो बैसाखी का दिन नहीं रहा, वो काला दिन हो गया। वैलेंटाइन चिरोल, यही वैलेंटाइन चिरोल है जो तिलक जी को क्या बोलता है? उग्रवादी बोलता है, क्रांतिकारी बोलता है, उग्रवादियों का जनक बोलते हैं। दीनबंधु एंड्रयूज जानबूझकर की गई हत्या। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो क्वेश्चन आएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। सरोजनी नायडू में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। शंकरण नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और इसी वजह से मदन मोहन मालवीय भी, मोहम्मद अली जिन्ना भी और मौलाना मजहरूल हक, ये तीनों भी केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए थे, है ना। तत्कालीन गवर्नर सचिव के विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई। तो हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन की अब बात करें, इसका पूरा नाम है विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। विलियम हंटर, जस्टिन रैक्सीन, WF राइस, सर जॉर्ज बैरो, थॉमस स्मिथ, ये लोगों ने क्या किया, मिलके जो कमेटी बनाई, जिसके अंदर ये तो सारे अंग्रेज निकले, 1 2 3 4 5, और 3 भारतीय भी थे। इनका नाम पूछा जाता, वो कौन भारतीय थे? तो चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों भारतीय हैं। चमनलाल सीतलवाड़ नाम कैसा है? सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये तीनों भारतीय थे। और ये सब लोग मिलके विलियम हंटर कमीशन की कमेटी बनाए थे। भारत सचिव थे उस समय एडविड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सुधार के नाम में जाना जाता ना, तो एडविड मॉन्टेग्यू। वायसराय थे चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू। 1919 में सुधार भी आया था। रिपोर्ट इसने मार्च 1920 में पेश किया। जनरल डायर दोषी निकला और कहा गया इसमें कि 379 लोगों की हत्या हुई। और सोचिए, अगर 1650 राउंड फायर हुआ है तो सिर्फ 379 की हत्या हुई, 1200 प्लस घायल हुए। देन क्या हुआ, रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए एक इंडेमिनिटी एक्ट, ये क्या है? तो इंडेमिनिटी एक्ट लाया। गांधी जी ने इसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा, यानी पन्ने दर पन्ने लीपा पोती कहा। देन क्या हुआ, कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई। उसको बोलते हैं तहकीकात समिति। तो विलियम हंटर कमेटी 1919 के काउंटर में तहकीकात समिति बनी। अध्यक्ष बने मदन मोहन मालवीय, और गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, पुपुल जयकर, ये लोग अध्यक्ष बने, मतलब मेंबर रहे। और अध्यक्ष कौन बने थे? मदन मोहन मालवीय। इसमें मतलब जो कमेटी बनाई होगी
देन क्या हुआ 1927 में बीमारी से रेजिनाल्ड डायर डेथ हो गया। तो जो मेन गोली चलवाने का काम किया था रेजिनाल्ड डायर, वो 1927 में उसका बीमारी से डेथ हो गया। और 13 अप्रैल 1940 ठीक 21 साल में, 21 साल बाद यानी 21वें साल में 13 अप्रैल दिन वही है 13 अप्रैल 1940 में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी लंदन में जाकर। ठीक 21 साल बाद सेम उसी डेट को 13 अप्रैल 1940 में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी लंदन में जाकर। कौन? उधम सिंह ने। और वहाँ पे नाम इन्होंने बताया राम मोहम्मद आज़ाद। क्या बताया? राम मोहम्मद आज़ाद। चलिए आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो खिलाफत का मतलब होता है आपके खिलाफ, किसी के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 की बात हो रही है। 19 से लेकर 24। 1924 में अगर देखें तो नेतृत्वकर्ता, इसके खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली, शौकत अली, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग नेतृत्वकर्ता रहे मुख्य रूप से। ये किसके विरुद्ध था खिलाफत आंदोलन? ब्रिटेन की तुर्की विरोधी नीतियों के विरुद्ध मुसलमानों का आंदोलन था। यानी जो तुर्की विरोधी, ब्रिटेन ने तुर्क में विरोधी कानून जो लगाया था, विरोधी जो नीतियां लगाई थी, उसके विरुद्ध मुसलमानों ने आंदोलन छेड़ दिया था। विद्रोह का कारण क्या था? ब्रिटेन के द्वारा तुर्की खलीफा का अपमान और तुर्की के खलीफा का धार्मिक सत्ता को समाप्त कर देना। अंग्रेज़ों ने तुर्की खलीफा के धार्मिक सत्ता को समाप्त कर दिया था, उनका अपमान किया, अलग अलग नीतियाँ बना दी, जिसकी वजह से, तो कि ये पूरे मुस्लिम का एक गढ़ था, पूरे मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला था तुर्की खलीफा, जो कि आज सऊदी अरेबिया से रिलेटेड बन गया, इराक वगैरह बन गया है। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? पूरी तरह सफलता नहीं मिली। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये नाम याद रखना है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, यहाँ लिख देते हैं मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये नाम हो गया। इन्होंने क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला कर दिया। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं, इसी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, जिसकी वजह से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत कर दी थी। जबकि इस खिलाफत आंदोलन का जिन्ना ने विरोध किया, क्योंकि ये धार्मिक रूप से था और गांधी जी नेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते थे। देन आगे क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 की बात होती है। प्रथम विश्व युद्ध। मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, जापान। जो मुख्य रूप में थे वो सब मित्र राष्ट्र में थे। इसमें भारत ब्रिटेन के, अब देखिए यहाँ पे जापान है ना, और यही सेकंड वाले में क्या किया है? जापान अमेरिका के विरुद्ध आया। तो जो कि 2 न्यूक्लियर बम इसने, लिटिल बॉय और फैट मैन, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को इन्होंने बम फोड़ दिया था। आज भी जापान में मतलब उसके प्रभाव दिखते हैं, और जापान के लोग चूँकि इतने पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, ताकि वो लोग संभाल पाए हैं। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, जापान थे। इसमें भारत ब्रिटेन के उपनिवेश के तौर पर मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। यानी कि भारत भी मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के। धुरी राष्ट्र में अगर देखा जाए तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, तुर्की है, जर्मनी है। ब्रिटेन के पीएम जॉर्ज लॉयड, ये इम्पोर्टेंट नाम है। क्या बोलते हैं यार, पहला युद्ध जो हो रहा था, पहला विश्व युद्ध, उसमें जॉर्ज लॉयड ब्रिटेन के पीएम थे। उन्होंने भारतीय मुसलमानों का साथ प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्ति के पश्चात तुर्की के खलीफा पद
यानी सोच रहे थे कि भारतीय मुसलमानों का साथ मिल जाएगा, तो उन्होंने वादा किया कि तुर्की के खलीफा पद के साथ अपमानजनक बर्ताव नहीं करने का वचन दिया था। 1920 में तो ये किसने था? जॉर्ज लॉयड, जो पीएम थे ब्रिटेन के। 1920 में सेवर्स की संधि हुई। ऑटोमन तुर्क यानी ऑटोमन साम्राज्य, जिसमें तुर्की खलीफा भी आए हैं, और मित्र राष्ट्र, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एक संधि हुई। इसको बोलते हैं सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि कौन कर रहे हैं? ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन तुर्क और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन थे ये सब? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, जापान। परिणाम क्या हुआ इसका? सेवर्स की कठोर संधि सेवर्स की कठोर संधि जबरन मुसलमानों पर लाद दी गई। कठोर संधि बना गई और मुसलमानों पर जबरदस्ती लाद दिया गया। तुर्की का विभाजन भी कर दिया गया, जबकि बोले थे अपमान नहीं करेंगे, वादा तोड़ रहे हैं लोग, अंग्रेज लोग। इस्तांबुल शहर को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रख दिया गया और तुर्की के कुछ हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में, जबकि कुछ हिस्से को फ्रांस ने हड़प लिया। यानी तुर्की का कुछ हिस्सा ब्रिटेन ने हड़प लिया, अपने कब्जे कर लिया, और कुछ हिस्सा फ्रांस ने ले लिया। खलीफा का अपमान और इसकी धार्मिक सत्ता छीन ली गई। खलीफा का अपमान भी हुआ, धार्मिक सत्ता छीन ली गई। इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर अरब का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अरब प्रदेशों का विभाजन भी कर दिया गया उसी समय। आज देखिए अरब का जो पूरा एरिया है, जो पूरा वो एक प्रकार का कॉन्टिनेंट है, जो कि लगभग 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, उसको भी डिवाइड कर दिया इन्होंने कई भागों में। उसमें अरब, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब कई जगह चीज़ है ना उसमें। आइए, आंदोलन की शुरुआत क्या हुआ? आंदोलन की शुरुआत मतलब ये खलीफा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात चल रही है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु में कौन कौन आ रहे हैं? अली बंधु में मोहम्मद अली हैं और शौकत अली हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जानते हैं, के द्वारा किया गया। यानी यह खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के द्वारा किया गया। प्रमुख नेता थे अली बंधु यानी शौकत अली प्लस में मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी इन्हीं दोनों की हुई थी, अली बंधु की। हसरत मोहानी थे। तिलक जी जब 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को जब तिलक जी का डेथ हुआ, जबकि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरुआत हो रहा था उसी दिन डेथ हो गया, तो टाल दिया गया। फिर 31 अगस्त के आसपास शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। तो शौकत अली तिलक जी को कंधा दिए थे। हम बात कर रहे थे कि प्रमुख नेता खिलाफत आंदोलन कौन कौन है? अली बंधु थे। अली बंधु में शौकत अली, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वही हैं जो कि लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 1945 तक। 1940 से 1945 तक। फिर 46 में कोई और है क्योंकि इस समय इसलिए अध्यक्ष लंबे समय तक रहे क्योंकि ब्रिटेन वालों ने यानी अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को अवॉइड कर दिया था, डिनाई कर दिया था। महात्मा गांधी भी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, अली बंधु में शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब लोग खिलाफत आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। अक्टूबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन अली बंधु के द्वारा किया गया। अध्यक्ष बने हसरत मोहानी। जब खिलाफत कमेटी बनी, आंदोलन अलग है, कमेटी अलग है, तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? हसरत मोहानी। उद्देश्य क्या था ये कमेटी बनाने का? तुर्कों के सुल्तान की धार्मिक सत्ता का समर्थन करना और खलीफा की धार्मिक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार दे देना।
यानी कि ये लोग कह रहे थे कि खलीफा को पुनः अधिकार दो, उनकी धार्मिक सत्ता को वापस करो, साम्राज्य को पूर्ववत किया जाए, यानी जैसे पहले चल रहा था वैसे किया जाए। इन लोगों की डिमांड थी खिलाफत कमेटी की। अरब प्रदेश में मुस्लिम शासकों के अधीन अरब प्रदेश में मुस्लिम शासकों के अधीन किया जाए। धार्मिक स्थल पर खलीफा को अधिकार दे दिया जाए, ये लोग डिमांड कर रहे थे। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी। अभी तो खिलाफत कमेटी छोटे लेवल पर था, अब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ दिल्ली में। पहले दिन की अध्यक्षता फजलुल हक ने किया। जब दिल्ली में खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी। ओनली खिलाफत कमेटी की बात करें तो उसका अध्यक्ष बने हजरत मोहानी, और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अध्यक्ष की बात करें तो उसके बने फजलुल हक, जो कि दिल्ली में हो रही थी। ये हुआ था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। तो खिलाफत कमेटी जो बनी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? फजलुल हक। पहले दिन की अध्यक्षता फजलुल हक ने किया था। गांधी जी इसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए। गांधी जी को इसका अध्यक्ष, यानी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष गांधी जी को सर्वसम्मति से चुना गया। सुझाव असहयोग को और स्वदेशी की नीतियां अपनाई जाए, जिसमें सुझाव हुआ कि असहयोग का पालन किया जाए और स्वदेशी नीति को अपनाई जाए, विदेशियों का बहिष्कार किया जाए। देन क्या हुआ? अक्टूबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत कमेटी का दिवस मनाया गया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी दिवस। 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 24 नवंबर को सर्वसम्मति से बनाया गया। फरवरी 1920 में खिलाफत कमेटी एक दल अली बंधु के नेतृत्व में तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड से मिला। यानी जो उस समय का वायसराय चेम्सफोर्ड थे, खिलाफत कमेटी के कुछ लोगों ने, एक दल ने अली बंधु के नेतृत्व में चेम्सफोर्ड से मिला, और जो भी मिलने का अपनी बात पक्ष रखे होंगे। 19 मार्च 1920 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बहुत सारे डेट हैं, कौन कौन सा डेट याद करें, कौन सा नहीं डेट याद करें, बस ध्यान में रखना है कि ये खिलाफत कमेटी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब मार्च चल रहा है ना। तो 19 मार्च 1920 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई 1919 को सेवर्स की संधि हुई थी, तुर्की का विभाजन हो गया था उस समय। और जून 1920 में खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में जून 1920 में खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। और दिल्ली में कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 23 नवंबर को। 23 नवंबर को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन है। पहला अधिवेशन का अध्यक्षता फजलुल हक ने किया और सर्वसम्मति से गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी को। फिर 19 मार्च 20 में शोक दिवस मनाया गया। फिर 15 मई 1900 को सेवर्स की संधि हुई थी। अब ये आ गए जून 20 में, यानी जून 1920 में खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यहीं पर सरकारी स्कूल का, यानी इलाहाबाद में सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का, न्यायालयों का तथा ब्रिटेन की बनी वस्तुओं का, सामानों का त्याग करने की बात आई, निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये सारे निर्णय लिया गया। यानी जो 1905-06 में हम लोग कर रहे थे बहिष्कार, स्वदेशी बहिष्कार, वही 1920 में दोबारा स्टार्ट हुआ। देन अब क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 की अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 31 अगस्त मतलब स्थगन कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो होनी थी 1 अगस्त को, लेकिन चूंकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से 1 महीने तक ये आंदोलन रुका रहा। 31 अगस्त 1920 को दोबारा स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई।
जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हाँ, यही बात हम वहाँ बता रहे थे कि जो खिलाफत कमेटी बनी थी, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसका जिन्ना ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि ये धार्मिक मुद्दा है, तो अखिल लेवल पे यानी हिंदू मुस्लिम एक गांधी जी को इसने विरोध किया और गांधी जी को सजेशन दिया जिन्ना ने कि ये अखिल रूप से या सभी को मिलजुल कर नहीं करना चाहिए, ओनली मुसलमान को इसका विरोध करना चाहिए, ऐसा कुछ उनका मानना था। 1924 में तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और उन्होंने खलीफा पद का समाप्त कर दिया, यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा खलीफा पद ही समाप्त कर दिए थे 1924 में। सेवर्स की संधि के कठोर शर्तों को मुसलमानों के विश्व के सभी मुसलमानों के लिए अपमान के रूप में लिया गया। जो सेवर्स की संधि थी कठोर रूप से कर दी गई थी, 1919 में ही बनी थी। मुसलमानों ने विश्व रूप में मुसलमानों के लिए अपमान का रूप ले लिया, यानी मुसलमान इसको वर्ल्ड लेवल पे अपमान का बात समझे। खलीफा को मुसलमानों में शीर्ष गुरु धर्म कहा जाता था, यानी जो खलीफा पद था जिसको कमाल पाशा ने ख़त्म कर दिया, वो शीर्ष गुरु धर्म था मुसलमानों में। इसलिए खलीफा की धार्मिक सत्ता बरकरार करने के लिए मुसलमानों ने धार्मिक स्थल पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। ठीक है। सेवर्स की संधि यानी खिलाफत आंदोलन, सेवर्स की संधि जो खिलाफत आंदोलन के कारण बना है, यानी खिलाफत आंदोलन तभी हुआ क्योंकि सेवर्स की संधि कठोरता रूप से पॉलिसी बना दी और थोप दी गई मुसलमानों पर। कठोर असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, यानी कि नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेट नहीं करना। 1 अगस्त तिलक जी की मृत्यु हो गई आंदोलन की शुरुआत में ही। 5 फरवरी 1922 जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 31 अगस्त को, तो इसको फिर चलते चलते टाइम हो गया। 5 फरवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चौरी चौरा कांड हो गया। 5 फरवरी चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर मंडल में पड़ता है। 12 फरवरी 1922 गांधी जी का बारदोली प्रस्ताव आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी की घटना थी, गांधी जी को पता चला, गांधी जी महाराष्ट्र बारदोली में थे और जैसे इनको पता चला तो 12 फरवरी को एक आंदोलन सभा बुलाई और आंदोलन जो बारदोली प्रस्ताव बोला जाता है, बारदोली तो वहाँ गुजरात में है। बारदोली प्रस्ताव जिसको बोला जाता है, उस समय आंदोलन को इन्होंने यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन की नीति, सरकार के कार्यों में या संचालन में असहयोग करना अर्थात सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन के कारण, मतलब असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसका क्या कारण है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव असहयोग आंदोलन के कारण बने। होम रूल लीग आंदोलन की मांग वो भी इसका कारण बना। रॉलेट एक्ट 1919 की प्रतिक्रिया के रूप में असहयोग शुरू किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कारण बना। चेम्सफोर्ड की घोषणा और खिलाफत आंदोलन, आर्थिक कठिनाइयाँ, जबरन सेना में भर्ती, रक्षा व्यय में वृद्धि, ये सारे के सारे कारण बने जिसके असहयोग आंदोलन शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 20 जून 1920 इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में अखिल अधिवेशन में किया गया। नेतृत्ववाई गांधी असहयोग आंदोलन का तथा संयोजनकर्ता ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी। इसमें तिलक फंड का एक वो बना गया, कोष बनाया गया, तिलक फंड किया गया, लगभग 1 करोड़ के आसपास उसमें पैसे वगैरह इकट्ठा हुए और बहुत पब्लिक जुटी। असहयोग आंदोलन उसी वजह से सफल भी रहा।
वो तो गांधी जी जब 5 फरवरी को वापस ले ली तो इसी को बोले कि ये हिमालय जैसी भूल है, मेरी हिमालय जैसी भूल है, ऐसा उन्होंने कहा गांधी जी ने। निर्णय क्या हुआ, स्कूल कॉलेज और सरकारी अदालतों को बहिष्कार करना है। 31 अगस्त को खिलाफत दिवस भी मनाया गया और 1 अगस्त तिलक की मृत्यु, तिलक फंड, संदेश स्वावलंबन, लक्ष्य 1 करोड़। हाँ वही था, तिलक फंड में 1 करोड़ का लक्ष्य था, स्वावलंबन होने का लक्ष्य बनाया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है कि कांग्रेस का अधिवेशन देन हुआ। 1 सेकेंड, अब इसके बाद हम नया टॉपिक है, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, रिवाइज करते, कान में लीड लगाइए, काम करते रहिए, खाली सुनते रहिए, सुनते सुनते स्पीड बढ़ा के सुनिए और सुनते सुनते रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो बहुत सारी क्लासेस होती है उसका कलेक्शन है। ये आधे घंटे में जो हमने डिलीवर किया है, इसमें ये लगभग 2 या 3 क्लास है, जो कि 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो थैंक यू सो मच।